जी हाँ साथियों, मैं अश्वनी, आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे यूपी जीके की 5वीं क्लास और ये टॉपिक है जनजातियाँ। मैंने कहा हुआ था खेल से, तो मैंने सोचा कि खेल का टॉपिक इसके बाद शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी इसके पहले सीखा है जनसंख्या। ओके ना, तो यह जनसंख्या से ही संबंधित है जनजातियाँ, जो कि यह बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ओके ना, तो आप सबको मालूम होना चाहिए एक चीज कि वर्ष 2003 से पहले, यानी कि वर्ष 2003 में यूपी में मोस्टली 3 जनजातियां थी। यूपी में केवल दो जनजातियां थी। जनजातियां थी। ओके ना, वो भी आपको मालूम होगा, थारू एवं बुक्सा। लेकिन वर्ष 2003 के बाद 10 जनजातियां और जोड़ ली गई। वर्ष 2003 में केवल 2 जनजाति थे, लेकिन वर्ष 2003 में 10 जनजातियां और जोड़ दी गई। ओके ना, तो यानी कि 10 और जोड़ दी गई ना, तो ये क्या चीज होता है, राज्य द्वारा। ओके ना, अब इसके बाद देखते हैं वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। मैंने अभी इसके पहले वाले यानी कि 5वीं क्लास में हमने देखा, लेकिन ये 6ठा क्लास है ना, कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनजातियां 0.6% ही यूपी में है। 6% यूपी है। सबसे ज्यादा मैंने कहा था सोनभद्र में, सबसे ज्यादा सोनभद्र में एवं सबसे कम बागपत में। कहाँ पे? बागपत में। तो आप सबको मालूम होना चाहिए कि जो ये जनजातियां हैं, तो वर्ष 2003 में केवल 2 जनजातियां थीं, एक थारू और एक बुक्सा। लेकिन वर्ष 2003 जैसे समाप्त होकर के वर्ष 2004 में आया, तो उसमें राज्य सरकार ने 10 और जोड़ दिए, यानी कि टोटल 12 जनजातियां आज रजिस्टर्ड हैं, जो कि राज्य सरकार के संज्ञान में है, जो कि एसटी कैटेगरी में उनको रखा जाता है। ओके ना, तो हम लोग देखते हैं थार जनजात के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या होता है थारू जनजात। चलिए ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं थारू जनजात। आप लोग सबसे पहले हेडिंग कर लीजिएगा, थारू जनजातियां। क्या चीज हेडिंग करना आपको? थारू जनजातियां हेडिंग कर लेना है। ओके ना, तो आप सबको मालूम है कि थार जनजातियां मुख्य रूप से गोरखपुर के थारू जनजातियां मुख्य रूप से गोरखपुर के तराई क्षेत्र होते हुए महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी उत्तरी भाग में फैली हुई है। उत्तरी भाग में सबसे ज्यादा फैली हुई है। सबसे ज्यादा नहीं, केवल इधर ही फैली हुई है, उत्तरी भाग में फैली हुई है। ओके ना, तो आपको मालूम चाहिए कि थार जनजातियां कि भाई यूपी के उत्तरी क्षेत्र में, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है, केवल उस साइड में ज्यादा फैली हुई है। ओके ना, चलिए
यह किरात वंश से संबंध, यानी कि थार जनजाति यह किरात क्या है, किरात वंश से संबंधित है। ये क्या है, किरात वंश से संबंधित है। ये क्या है, किरात वंश से संबंधित है। कई उप जनजातियों में भी विभाजित है। ओके ना, ये क्या चीज है, कई उप जनजातियों में भी विभाजित है। ये कद में छोटे छोटे होते हैं और इनके नाक थोड़े चपटे होते हैं। ओके ना, इनके अंदर मंगोल प्रजाति के लक्षण दिखते हैं, मंगोल प्रजाति के लक्षण दिखते हैं। ओके ना, इसके अंदर क्या है, मंगोल प्रजाति के लक्षण दिखते हैं। ओके, तो इसमें कहीं कोई डाउट है, यानी कि इनके अंदर मंगोल प्रजाति के लक्षण दिखते हैं। चलिए ठीक है, यानी कि एक बार और देखते हैं, इनके अंदर मंगोल प्रजाति के लक्षण दिखते हैं। ओके ना, लिखिए, इनके घरों के प्रवेश द्वार उत्तर की ओर होते हैं, उत्तर की ओर होते हैं। ओके ना, इनके घर में एंट्री कहाँ से की जा सकती है, उत्तर साइड से किया जाता है। ओके ना, और इनमें क्या चीज होता है, इनमें बदला विवाह होता है, बदला विवाह होता है ना, यानी कि जैसे एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति ए और एक व्यक्ति बी, इसके बहन की शादी इससे और इसके बहन की शादी इससे, यानी कि आपस में दोनों लोग अपने बहनों का आदान प्रदान से शादी कर लिया करते हैं, जो कि आज भी संभव है। ओके ना, जो आज भी संभव है। उसके बाद इसमें क्या चीज होता है, विधवा विवाह संभव है, यानी कि इस जनजात में क्या चीज है, विधवा विवाह की क्या है, प्रथा है। विवाह के बाद भोज कराना होता है, भोज कराना होता है, उसे लठ भरवा भोज कहते हैं, लठ भरवा भोज कहते हैं। ओके ना, तो याद रहना चाहिए, इनमें विधवा विवाह होता है। और ये क्या चीज, जो विवाह होने के बाद इन लोगों को भोज देना होता है, और उस भोज का क्या नाम है, लठ भरवा भोज कहते हैं। ओके ना, अब थार जनजाति के लड़के एवं लड़कियां, यानी कि थार जनजाति के लड़के एवं लड़कियों के शिक्षा के लिए स्पेशल, यानी कि इन्हीं के लिए स्पेशल भी कह सकते हैं, शिक्षा के लिए लखीमपुर खीरी जिले में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया। लखीमपुर खीरी जिले में एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। विद्यालय स्थापित किया गया है। ओके ना, यानी कि मेरे कहने का अर्थ है कि थार जनजात के बॉय एंड गर्ल, यानी कि लड़के और लड़कियों के लिए की शिक्षा के लिए स्पेशल में लखीमपुर खीरी जिले में क्या चीज है, एक महाविद्यालय की स्थापना की गई है। और ये क्या चीज थे, ये जादू टोना भूत पिचास में विश्वास करते थे। ये क्या चीज थे, यानी कि यह अंधविश्वासी थे। क्या चीज थे, यह अंधविश्वासी थे, यानी किसके कहने का, थारू जनजात जादू टोना टुटका में इनका विश्वास था, यानी कि ये अंधविश्वासी थे। ओके ना, और हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते थे, हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते थे,
लेकिन ये लोग दिवाली को शोक के रूप में मनाते थे। क्या चीज? शोक के रूप में मनाते थे। इनका शोक के रूप में मनाते थे और इस दिन अपने पूर्वजों को भेंट दिया करते थे। भेंट का अर्थ होता है दान दिया करते थे जिसे रोटी कहते हैं। ओके ना? ये क्या चीज? भेंट दिया करते थे जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रोटी कहते हैं। चलिए, इसमें कहीं कोई डाउट है? उसे हम क्या कहते हैं? रोटी कहते थे। इनकी भाषा क्या चीज थी? हिंदी एवं नेपाली। भाषा इनकी लैंग्वेज हिंदी एवं नेपाली। उत्तरी छोर में थे तो नेपाली तो इनको आना ही चाहिए, स्वाभाविक बात है। ओके ना? चलिए, इसके बाद की बात करते हैं हम लोग। और ये क्या चीज थे? या थार पुरुष लंगोट की तरह धोती लपेटते थे और बड़ी चोटियां रखते थे। क्या चीज? लंगोट की तरह धोती लपेटते थे, बड़ी चोटियां रखते थे, जो हिंदू का प्रतीक है। थार स्त्रियां रंगीन लहंगा, चोली, बूटेदार कुर्ता पहनती थी। इन्हें आभूषण भी प्रिय था। इन्हें क्या चीज था? आभूषण भी प्रिय था। ओके ना? चूड़ी वगैरह लहंगा खूब पहनती थी, चोली लहंगा। ओके ना? ये सारी चीजें बहुत प्रिय थी। और इनके भोजन का समय निर्धारित होता था। जैसे हमारे गौतम बुद्ध ने कहा था, गौतम बुद्ध जी ने, कि भोजन करने का एक समय होता है, या चाहे कोई भी कार्य करने का एक समय होता है। यानी कि भोजन करने का जब समय निकल जाए तो भोजन करना व्यर्थ है। यानी कि वो शरीर को नहीं लगता, वो शरीर को खाता है। आदमी उस चीज को नहीं खाता और वह भोजन उस आदमी को खाता है, बेसमय का किया हुआ भोजन। तो ऐसे इसमें भी है। यानी कि लोग ये क्या करते थे? बिना, यानी कि भोजन करने का एक समय निर्धारित था। यदि उससे ज्यादा हो जाता तो भोजन ये लोग नहीं करते थे। थारू जनजाति, यानी कि कहने के लिए यष्टि है। यष्टि यानी कि सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं। ओके ना? चलिए, तो इसके बाद एक क्या चीज होता है? जैसे इन लोगों के भोजन के अलग अलग समय के भोजन का अलग अलग नाम था। जैसे सुबह के भोजन को कहते थे कलेवा। क्या कहते थे? कलेवा कहते। यानी कि सुबह के भोजन के कोई लोग ये क्या कहते थे? कलेवा। तो यह एग्जाम में पूछा जा सकता है कि थार जनजाति के लोग सुबह के टाइम के भोजन को क्या नाम रखे थे? तो उसको कहते थे कलेवा कहते थे। लेकिन दोपहर के भोजन भोजन का नाम क्या रखे थे? दोपहर के भोजन का नाम रखे थे मिझनी रखे थे। मिझनी क्या रखे थे? मिझनी नाम रखा गया था। दोपहर के भोजन का नाम रखे थे मिझनी। और शाम के भोजन का नाम बेरी। शाम के भोजन का नाम क्या रखे थे? बेरी रखे थे। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, सुबह के भोजन का नाम क्या था? कलेवा। ठीक है। अब दोपहर के भोजन का नाम मिझनी। अब शाम के भोजन का नाम बेरी। ओके ना? ये चीज हुआ करता था, यानी कि बेरी हुआ करता था। और थारू लोग मांस और मदिरा का खूब सेवन करते थे। ये लोग मांस और मदिरा यानी कि दारू खूब पीते थे। मदिरा थारुओं का मुख्य पेय पदार्थ था। थारू का मुख्य पेय पदार्थ क्या चीज था? मदिरा या दारू। आप लोगों के भाषा में या मेरे भाषा में क्या कह सकते हैं? महारानी पौगा। ठीक है। चलिए, इसके बाद एक क्या चीज था? इनका मुख्य पेय
दारू था और सभी अवसरों पर खूब पीते थे। चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा स्वयं बनाते थे। ये क्या चीज था? चावल द्वारा निर्मित, ये लोग जाड़ मदिरा स्वयं बनाते थे। ओके ना। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब दूसरी जनजाति। हमने तो थार देख ली, उसके बाद हम लोग देखेंगे अब बुक्सा जनजाति या बुक्स जनजाति यानी कि बुक्सा जनजाति देखेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में यानी कि 7वें क्लास में। ओके ना। यदि यह मेरी वीडियो आप लोगों को ठीक लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जो लोग अब तक चैनल से ऐड नहीं है, सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरी टाइम टू टाइम वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और जो लोग मेरी वीडियो को अब तक देखे नहीं है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, वो लोग जरूर देखें। मैंने मैथ की भी वीडियो डाल रखी है, आप लोग उसका चाहें तो जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।